तो इस प्रकार से अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे डीएसी। तो डीएसी जो हमारा होता है, डीएसी दो प्रकार से बनता है। किससे? दो प्रकार से बनता है। एक बाइनरी वेट रजिस्टर रहता है, बाइनरी वेट रजिस्टर टाइप डीएसी, और एक होता है R2R लैडर, ये 2 लिखा हुआ है, R2R लैडर टाइप डीएसी। तो हम क्या करेंगे, R2R लैडर टाइप डीएसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर आपको बताएंगे बाइनरी वेटेड टाइप डीएसी। तो बाइनरी वेलकम वंस अगेन इन पॉलीनॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइज आ गए हम अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की न्यू क्लास में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे न्यू चैप्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो इसको हम पढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो हमारा डिजिटल टू एनालॉग है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, वो हमारे क्या है, एटमॉस्फेयर या हमारे ये वायुमंडल में कितना भी मतलब जैसे कई प्रकार के सिग्नल होते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, कई प्रेशर होता है। अगर हमें क्या करना है, प्रेशर को मेजर करना है, क्या करना है, प्रेशर को मेजर करना है या टेम्परेचर को मेजर करना है, किसी भी चीज़ को हमें अगर क्या करना है, मेजर करना है, तो ये कि मेजर करने के लिए हम किसी न किसी ट्रांसड्यूसर से मेजर कर लेंगे। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, वो इसको क्या करेगा, इसकी फिजिकल क्वांटिटी जो है इससे टेम्परेचर की, इसको मेजर करके एक इलेक्ट्रिकल क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दे देगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी दे देगा। लेकिन अगर हमें इसे क्या करना है, कंट्रोल करना है, क्या करना है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना है कहीं पर, तो कंट्रोल करने के लिए आजकल जानते हैं डिजिटल मतलब हमारा ये पूरा क्या हो गया, डिजिटल हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक यूज करेंगे, क्या, कंप्यूटर अगर हम यूज करते हैं डिजिटल इसको कंट्रोल करने के लिए, तो हमारा जो कंप्यूटर है वो कैसे कंट्रोल करेगा, जब इसके अंदर क्या होगा, डिजिटल मतलब बाइनरी इनपुट एंटर करेगा, तब ये जाके कंट्रोल कर पाता। मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा टेम्परेचर को एक ट्रांसड्यूसर के द्वारा हमने मेजर किया, और मेजर करने के बाद इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में मतलब कन्वर्ट किया। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहेगा, ये कौन सा सिग्नल कहलाएगा, एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया। अब एनालॉग सिग्नल को अगर हमें कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल करना है, तो इसे हमें पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। किस में कन्वर्ट करना होगा, बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो कि हमारा ये न्यू चैप्टर ही स्टार्ट हुआ अभी। इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसी वर्किंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसे पढ़ाना पड़ता है। उसके बाद जब हमारा कंप्यूटर कंट्रोल कर लेगा, तो फिर से आउटपुट देगा कि उसके पास भेजो ये आउटपुट, तो इससे कंट्रोल हो जाएगा। तो आउटपुट डिजिटल में देगा। क्या करेगा हमारा कंप्यूटर, ये जो है आउटपुट किस में देगा, डिजिटल फॉर्म में देगा। ये हमारा डिजिटल फॉर्म क्या होगा, फिर से जाएगा इसके मतलब जहाँ पर ये कंट्रोल सिस्टम लगा रहेगा, इसका डिजिटल फॉर्म फिर से जाना जाएगा। लेकिन क्या करेगा, अगर इसका हमें कंट्रोल करने के बाद आउटपुट देखना है, तो इसे ये फिर से डिजिटल बाइनरी में जाएगा, जो कि 10 ऐसे जैसे जितना लिखा रहेगा बाइनरी बिट, हम उसे देख कर तो जान नहीं जाएंगे कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बाइनरी बिट हम पढ़ नहीं पाएंगे इतना आसानी से। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इसे एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में, एनालॉग में। तो हम यहाँ से फिर से लगाएंगे क्या, एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। कौन सा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जो कि क्या करेगा, हमारा इसे एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। एनालॉग में कन्वर्ट करने के बाद हम एक्चुएटर लगाकर यहाँ पर देख लेंगे आउटपुट। ओके, तो इसका हम क्या करते हैं, लॉजिक डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पर क्या रहेगा, हमारा ट्रांसड्यूसर रहेगा। हमने ये टी लिख दिया, तो इससे मतलब क्या होगा, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेगा। फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के बाद इसे क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल, जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहेगा, एनालॉग सिग्नल निकालेगा। फिर एनालॉग सिग्नल क्या करेगा, एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगाएंगे। फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करेगा, यहाँ से डिजिटल मतलब बाइनरी बिट जनरेट कर देगा, जो कि हमारा क्या होगा, कंप्यूटर में जाएगा। किस में जाएगा, कंप्यूटर में जाएगा, जो कि हमारा कंप्यूटर प्रोसेस करके क्या करेगा, आउटपुट फिर से देगा। ये आउटपुट भी क्या देगा, डिजिटल फॉर्म में ही देगा। डिजिटल फॉर्म में आउटपुट देगा। तो ये डिजिटल फॉर्म का आउटपुट जो होगा, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आउटपुट लेना है तो इसके लिए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगाना पड़ेगा, जो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। एनालॉग, फिर ये हमारा कौन सा फॉर्म आ जाएगा, एनालॉग, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल रहेगा। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक्चुएटर लगा देंगे। एक्चुएटर क्या करेगा, हमारा आउटपुट दे देगा। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हुआ, ये लॉजिक डायग्राम हो गया। एक मतलब क्या कंट्रोल करने, किसी भी हमारे फिजिकल क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें क्या लगाया गया, एडीसी एंड डीएसी, मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर या डिजिटल टू एनालॉग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को हमें सबसे पहले इसकी वर्किंग और इसे बनाते कैसे हैं, इसको सीखना पड़ेगा।
तो हम सबसे पहले आपको क्या सिखाएंगे यहाँ पर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, मतलब डिजिटल से हम कैसे एनालॉग में ले जाएंगे। लेकिन हमारा यूज किया हुआ पहले एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग से कैसे डिजिटल में जाएगा यूज किया गया। हम इसको इसलिए पहले नहीं बना रहे हैं एनालॉग टू डिजिटल, क्योंकि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जब हम बनाते हैं तो हमारा क्या होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का यूज होता है। कि इसका यूज कहाँ पर होता है, एनालॉग टू डिजिटल में, इसीलिए हम पहले पढ़ाएंगे डिजिटल टू एनालॉग। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का मतलब क्या हुआ कि हमें इनपुट में क्या लेना है, डिजिटल क्या लेना है, डिजिटल इनपुट लेना है, मतलब बाइनरी बिट का इनपुट लेना है। आउटपुट में क्या होना चाहिए, एनालॉग, एनालॉग आउटपुट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एनालॉग आउटपुट प्राप्त होना चाहिए। तो हमारा ऐसा कोई अगर इक्विपमेंट हो जो कि डिजिटल इनपुट लेकर एनालॉग आउटपुट देता हो, तो उसको हम लेकर उसका यूज करके हम बना सकते हैं। तो हमारा एक है इक्विपमेंट, कौन सा है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, जो कि हम जिसका यूज करके बना सकते हैं। डिजिटल इनपुट लेगा और क्या करेगा, आउटपुट एनालॉग देगा। ओके, तो इसको हम बनाने से पहले थोड़ा सा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेसिक फार्मूला या बेसिक उसका वर्किंग समझ लेते हैं। तो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर कुछ इस प्रकार से होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में दो इनपुट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और एक आउटपुट होता है जिसे हम वी आउट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर क्या होते हैं, पावर सप्लाई दी जाती है। पॉजिटिव सप्लाई को हम क्या कहते हैं, वी सैचुरेशन, और नेगेटिव को वी सैचुरेशन नेगेटिव। ओके, और ये इनपुट को हम मान लेते हैं V1, इसको मान लेते हैं V2। अभी क्या हो गया, ये हमारा हो गया ओप एम्प बन गया है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसकी वर्किंग क्या होती है, वर्किंग ये होती है कि हमारा जो इनपुट है, ये कहता है हम जो इनपुट पर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसमें क्या होगा, माइक्रो वोल्टेज में भी क्या होगा, इनपुट जो पर हम जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वो कहता है अगर हमारे मतलब इनपुट में जो वोल्टेज अप्लाई किया है उसमें दोनों में अगर माइक्रो वोल्ट में भी डिफरेंस होगा, तो हम आउटपुट क्या करते हैं अपना 10⁵ मतलब इतना क्या करते हैं, इतना गुना बढ़ा देते हैं। हम आउटपुट क्या करते हैं, अपने आउटपुट में इतना गुना इंक्रीजिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, इंक्रीजिंग कर देते हैं, इतना गुना इंक्रीजिंग कर देते हैं। मतलब इसका ग्राफ क्या हो गया कि ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया, और ये क्या रहेगा, आउटपुट हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये क्या हो जाएगा, मतलब क्या हुआ कि इनपुट में इतना दूर तक तो क्या हुआ, लीनियर चला। लीनियर मतलब जैसे इनपुट बढ़ाते गए वैसे आउटपुट बढ़ता गया। लेकिन उसके बाद जब ये इनपुट बढ़ा यहाँ इसके आगे, तो ये क्या हो गया, हमारा वोल्टेज सेचुरेट हो गया। मतलब एकदम सेचुरेट होने का मतलब इसके आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये सेचुरेट हो जाएगा, मतलब ये 10⁵ गुना बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो हमने पावर सप्लाई रखी है, क्या होता है, उसी पे जाकर सेचुरेट हो जाता है। बाद में बढ़ा सकता है, लेकिन ये सेचुरेशन रीजन पे ही जाके सेचुरेट हो जाएगा। डिफरेंस बात ही, मतलब क्या हुआ कि इनपुट में तनिक भी डिफरेंस आने से ये क्या हुआ, सेचुरेशन रीजन तक पहुंच गया अपने। क्योंकि अब इससे ज़्यादा आउटपुट ये इंक्रीज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस पर जो वोल्टेज लगा रहेगा वही वहाँ तक जाके ये सेचुरेट हो जाएगा। ये माइनस सेचुरेशन, ये पॉजिटिव से। लेकिन हमारा जो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर क्या कहता है, हम जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा इनपुट बढ़ाते जाएं वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा आउटपुट बढ़ना चाहिए। एम्पलीफायर का वर्किंग क्या कहता है कि इनपुट जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं, वैसे वैसे क्या हो, आउटपुट थोड़ा थोड़ा बढ़ना चाहिए, ना कि इनपुट में तनिक भी डिफरेंस आए तो आउटपुट हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी लीनियरिटी को बढ़ाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इसकी लीनियरिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक निगेटिव लूप का यूज करते हैं। किसका, निगेटिव फीडबैक का यूज करते हैं। हम इसमें फीडबैक का यूज करेंगे, जिससे हमारी क्या होगी, लीनियरिटी इसकी बढ़ जाएगी। और ये जो हमारा क्या होता है, इसमें एनालॉग आउटपुट कैसे जानेंगे कि एनालॉग आउटपुट मिल रहा है। एनालॉग आउटपुट क्या होता है कि हमारा जब हम डिजिटल इनपुट देते हैं, डिजिटल इनपुट मान लीजिए हम 0 0 1 देंगे, तो क्या होगा, मान लीजिए हमारा क्या होगा, आउटपुट V1 प्राप्त होगा यहाँ पर वोल्टेज ओप एम्प का। उसके बाद जैसे ही हम क्या किए, यहाँ पर 2 दिए, तो हमारा क्या हो गया, V1 प्राप्त हो गया। लेकिन अगर हम फिर क्या करते हैं, डिजिटल इनपुट में हम 3 देते हैं, क्या करते हैं, 3 देते हैं, और फिर से हमारा अगर V1 प्राप्त हो गया, तो हम जानेंगे कि एनालॉग आउटपुट नहीं प्राप्त हो रहा है। क्योंकि एनालॉग आउटपुट क्या होता है, प्रत्येक इनपुट पे कुछ ना कुछ चेंज होता है। एनालॉग वाले एनालॉग आउटपुट में क्या होता है कि हमारा जो एनालॉग आउटपुट होता है, वो प्रत्येक इनपुट पे कुछ नया अलग आउटपुट मिलता है एनालॉग से। तो जब हमारा अलग आउटपुट यहाँ तक कितना दूर तक मिला, सिर्फ इतना दूर तक, मतलब इनपुट के इतने भाग तक सिर्फ अलग आउटपुट मिला। जैसे इनपुट बढ़ रहा था वैसे अलग आउटपुट मिल रहा था। उसके बाद जब ये इनपुट क्या हुआ, इसके बाद बढ़ना शुरू हुआ, तो ये आउटपुट हमारा आउटपुट सेम मिल रहा है। इससे हम जानेंगे कि एनालॉग आउटपुट नहीं प्राप्त हो रहा है इसी इनपुट पर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसकी लीनियरिटी को बढ़ाने के लिए ओप एम्प की, ये क्या है, हम ये ओपन लूप केस है,
हम क्या करते हैं इसमें एक बनाते हैं क्या कि इसमें हम क्या करते हैं फीडबैक लगाते हैं निगेटिव फीडबैक, जिससे में क्या होती है लीनियरिटी बढ़ जाती है। अब ये क्या चल रहा है हमारा ओप एम्प का ही बेसिक रूल चल रहा है। तो इसकी लीनियरिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं निगेटिव फीडबैक लगा के तब इनपुट देते हैं। जब निगेटिव फीडबैक लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस क्यों लगा दिए, क्योंकि जो ये ओप एम्प होता है इसका ओप एम्प का इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होता है। क्या होता है ओप एम्प का इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होता है। तो ये हमारा क्या हो गया ग्राउंड हो गया, और यहाँ पर भी इन अप्लाई करेंगे और यहाँ से निगेटिव फीडबैक लगाएंगे। ये हमारा क्या हो गया निगेटिव फीडबैक। इसे हम क्या करेंगे फीडबैक रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस का नाम देंगे R1 और इस रेजिस्टेंस का नाम देंगे R2। यहाँ पर रहेगा भी आउटपुट, ओके। और ये सप्लाई यहाँ पर पावर की दी जाएगी, उसे हमने नहीं दिखाया है, ये भी इन रहेगा। अब हम देखेंगे कि निगेटिव फीडबैक जब लगा दिए तब कैसे इसकी लीनियरिटी बढ़ी कि नहीं। इससे पहले हम देखने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देते हैं। जब ये हमारा ओपन लूप का केस होता है तो हमने बताया था कि इस केस में अगर दोनों इनपुट में से तनिक भी डिफरेंस आया, अगर ये V1 हमारा क्या निगेटिव वाला वोल्टेज है, तो V1 अगर बढ़ता है किससे V2 से, तो ये सेचुरेशन रीजन पे आउटपुट क्या मिलेगा, ये निगेटिव वाला मिलेगा, क्योंकि निगेटिव वाला इनपुट बढ़ा है तो ये निगेटिव वाला भी सेचुरेशन मिलेगा। क्या भी सेचुरेशन। और अगर V2 बढ़ा हुआ V1 से तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा ये भी सेट मतलब पॉजिटिव वाला भी सेचुरेशन मिलेगा, ओके। ये हमारा क्या हो गया ये। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम इसमें निगेटिव फीडबैक जो लगाए हैं ओप एम्प में, अब देखेंगे इसी हमारी लीनियरिटी बढ़ी कि नहीं। इसको हमें क्या करना है, चेक करने के लिए हम इसे सबसे पहले आउटपुट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आउटपुट निकालेंगे इसका। तो जब इसका आउटपुट निकालेंगे तो ये आउटपुट हम निकाल के इसमें क्या करेंगे बाइनरी बिट का मान रखेंगे, और प्रत्येक बाइनरी बिट के मान रख कर जब चेक करेंगे तो हमारा अलग अलग आउटपुट आएगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसकी लीनियरिटी बढ़ गई है, ओके। तो हम चलते हैं अभी पहले निगेटिव फीडबैक लगाकर इस पर क्या करेंगे आउटपुट निकालेंगे नेक्स्ट पेज में। तो क्या है कि इसका निगेटिव फीडबैक लगा के हमें अगर आउटपुट निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक हमारा कंडीशन पढ़ना पड़ेगा, वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन। कौन सी कंडीशन, वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन। ये वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन क्या होती है इसे हम बताते हैं अभी। जैसे हमारा क्या है ये ओप एम्प है, ओप एम्प क्या है, ओप एम्प अभी ओपन लूप के केस में है। ओप एम्प क्या है, सॉरी यहाँ पर माइनस यहाँ पर निगेटिव। ओप एम्प लूप की कंडीशन में ओप एम्प कंडीशन पे भी आउट होता है, ये V1 ये V2, ओके। तो यहाँ पर ओप एम्प में ये भी सेट पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें अगर वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन में यहाँ पर देखेंगे जो हमारा इसका आउटपुट होता है, इसका भी आउटपुट क्या होता है, इनपुट गुणे गेन। क्या होता है, इनपुट गुणे गेन, इनपुट गुणे गेन होता है। गेन को हम क्या कर सकते हैं VD से भी AD से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ओके। तो हम क्या हो गया भी आउटपुट, इनपुट क्या रहेगा, इनपुट हमारा V1 और V2 अप्लाई किए हैं तो इसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा V2 माइनस V1, उसके बाद गेन क्या रहेगा हमारा AD। तो यहाँ पर V2 माइनस V1 इजकल टू क्या हो जाएगा V आउट बटे AD। तो यहाँ पर जो V आउट है हमारा क्या है, ये अगर हम मान लेते हैं कि जो हम निगेटिव फीडबैक लगाएंगे उसकी कंडीशन में आउटपुट है, और ये जो गेन रहेगा हम मान लेंगे ओपन लूप के केस में आउटपुट है। तो ओपन लूप के केस में जो आउटपुट रहेगा हमारा वो क्या रहता है फाइनाइट चला जाता है, मतलब 10⁵ गुना से भी ज़्यादा हम क्या करते हैं उसका आउटपुट बढ़ा देते हैं ओपन लूप के केस में। तो इसीलिए इसे इनफाइनाइट मानेंगे और इसे फाइनाइट मानेंगे। तो V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, फाइनाइट बटे इनफाइनाइट, फाइनाइट बटे इनफाइनाइट का मान कितना होता है 0 होता है। तो V2 माइनस V1 इजकल टू कितना हो गया 0। तो V2 इजकल टू क्या हो गया V1। ये क्या हो गया हमारा वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन हो गया। क्या हो गया वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन। और ये वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन जो हमारा है हम इसका यूज करेंगे किसको, हम निगेटिव फीडबैक लगाकर जो हमने उसका आउटपुट निकालना पड़ेगा ओप एम्प का। तो ये हम निगेटिव फीडबैक लगाएं यहाँ पर ओप एम्प का, यहाँ पर निगेटिव फीडबैक लगाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये हमारा निगेटिव फीडबैक लग गया है और ये भी आउट हो गया है हमारा। और ये यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगा के इसे ग्राउंड कर दिया। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम भी इन अप्लाई करेंगे, भी इन यहाँ पर, और ये हमारा रहेगा RF, ये रहेगा R1, ये रहेगा R2।
R2। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन लगाएंगे। इसका हम नेगेटिव फीडबैक तो लगा दिए, अब क्या करेंगे, इसका आउटपुट निकालेंगे। तो यहाँ से हमने जो वी इन अप्लाई किया, क्या होगा यहाँ पर वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन होने के कारण जो होगा V2 इक्वल टू V1 रहेगा। मतलब यहाँ पर जो ये नेगेटिव वोल्टेज और पॉजिटिव वोल्टेज दोनों सेम रहेगा। पॉजिटिव वोल्टेज ग्राउंड होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर वोल्टेज जीरो है, ये ग्राउंड है ना, तो यहाँ पर वोल्टेज जीरो रहेगा। तो वर्चुअल ग्राउंड से ये भी जीरो रहेगा, क्योंकि V2 इक्वल टू V1 वर्चुअल ग्राउंड से, तो यहाँ पर भी जीरो। मतलब अगर वोल्टेज जीरो है तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो सीधे करंट ऊपर निकल जाएगा। ओके, तो मतलब अगर हमारा यहाँ पर भी अप्लाई किए, यहाँ पर जीरो वोल्टेज, यहाँ पर तो क्या करेंगे, ये करंट क्या आ जाएगा, मान लीजिए अगर यहाँ पर करंट आई गया है तो ये करंट क्या हो जाएगा, अभी भी आउट निकालने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। तो ये जो भी आई है, सॉरी आई करंट है, ये क्या हो जाएगा, भी इन माइनस जीरो। मतलब इधर वोल्टेज और इधर वोल्टेज दोनों का माइनस बटे रेजिस्टेंस R1, ये हो गया। अब यही आई करंट क्या हुआ, यहाँ पर भी गया है, यहाँ पर जाने का मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पर भी इसका भी हम एक मान निकालेंगे। आई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो माइनस भी आउट। आई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो माइनस भी आउट बटे RF। ये क्या हो गया, दो समीकरण हो गए और दोनों में क्या हुआ, आई का मान ही निकाला गया, और आई का मान निकाला गया तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, भी इन बटे R1, ये हटा दो, ये जीरो है, इक्वल टू माइनस भी आउट बटे RF। तो हमें क्या करना, भी आउट ही निकालना, RF को उधर हम सेंड कर देंगे, तो भी आउट हो जाएगा क्या, माइनस RF बटे R1 इक्वल टू भी इंटू भी इन। अब क्या हो गया, ये हमारा क्या आ गया, निगेटिव फीडबैक। जब हमने निगेटिव फीडबैक लगाया तब आउटपुट प्राप्त हुआ। मतलब ये हमारा निगेटिव क्या बता रहा है, निगेटिव सिंबल। यहाँ पर क्या हुआ, ये निगेटिव क्या बताता है कि आपने इन्वर्टिंग वाले इनपुट पर क्या किया है, यहाँ निगेटिव साइन क्या बताता है कि आपने इन्वर्टिंग वाले इनपुट पर इनपुट दिया है। ये इन्वर्टिंग है, जो निगेटिव वाला इन्वर्टिंग, और ये पॉजिटिव वाला है क्या, नॉन इन्वर्टिंग। अभी ये क्या होगा, क्योंकि ये जो निगेटिव वाला साइन है इस पर हमने इनपुट दिया तो ये निगेटिव आ गया, मतलब इससे हम क्या कहेंगे, इन्वर्टिंग कहेंगे। अभी जब हम पॉजिटिव वाले को आउटपुट निकालेंगे तो जो आएगा उसके हिसाब से उसका नाम रखेंगे। तो ये हमने क्या किया, आपकी भी इन पॉजिटिव वाले पर दिया है, और इसे हमने ग्राउंड कर दिया है। ओके, तो अब की बार हम क्या करेंगे, इस पर इनपुट दिए हैं, अब देखते हैं फीडबैक के कंडीशन में क्या आउटपुट आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन से V2 इक्वल टू V1। और यहाँ पर एक पॉइंट और जान लीजिए कि जो हमारा ओपैम्प होता है उसका इनपुट करंट क्या होता है, जीरो होता है। ओपैम्प का इनपुट करंट जीरो होता है, मतलब यहाँ पर करंट जीरो है। करंट जीरो होने से पता चल रहा है कि इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, इस रेजिस्टेंस में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। तो यहाँ पर जो भी इन अप्लाई किए हैं वो यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी वोल्टेज क्या रहेगा, भी इन ही रहेगा। और वर्चुअल ग्राउंड की कंडीशन से जो यहाँ पर वोल्टेज है वो यहाँ पर भी रहेगा। ओके, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या है, भी इन है, और यहाँ पर ग्राउंड होने के कारण अभी बार करंट किधर जाएगा, इधर जाएगा। ओके, तो ये मतलब अगर यहाँ पर हम KCL लगाएं तो मतलब अगर करंट इधर जा रहा है और ये क्या होता है, ओपैम्प का इनपुट करंट जीरो होता है, मतलब इधर से करंट आ नहीं रहा, तो मतलब कहाँ से आ रहा है, करंट इधर से आ रहा है। करंट इधर से आ रहा है तो मतलब ये आई करंट इधर से आकर इधर जा रहा है। तो ओके, तब की बार हम ये आई कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये भी इन यहाँ पहुँच चुका है, अब इसमें निकालेंगे भी इन माइनस जीरो, क्या होगा, भी इन माइनस जीरो बटे R1। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इस RF में जो करंट रहेगा, RF वाले रेजिस्टेंस में, उसके लिए निकालेंगे। तो आई बराबर क्या रहेगा, यहाँ पर भी आउट है, पहले वोल्टेज में ड्रॉप, भी आउट माइनस भी इन बटे RF। अब क्या हो गया, दोनों आई करंट के लिए है तो इक्वल करेंगे, भी इन बटे R1 इक्वल टू भी आउट माइनस भी इन रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, RF। तो अब क्या हो गया कि इसका हमें आउटपुट निकालना है, तो इसे हम क्या करेंगे, RF को इधर पहले गुणे में लगा देंगे, इंटू RF, उसके बाद R1 भी आउट माइनस भी इन। ओके, तो अब भी आउट हमें निकालना है, भी इन को उधर पक्षांतर करके पॉजिटिव में कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, भी आउट क्या हो जाएगा, भी इन गुणे RF बटे R1 प्लस भी इन हो जाएगा। ओके, हमारा भी आउट क्या प्राप्त हुआ, इतना प्राप्त हुआ। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, भी इन को कॉमन भी ले लेते हैं तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, RF बटे R1 प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया, भी आउट आ गया,
वी आउट में अब की बार कोई निगेटिव साइन नहीं आया है। तो निगेटिव साइन नहीं आने से इसका मतलब क्या हुआ कि हमने नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर क्या किया है, वोल्टेज दिया है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर वोल्टेज दिया। ओके, तो जब हमने नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पर वोल्टेज दिया तो हमारा आउटपुट ये आ गया। ये किस पर आया, नॉन इन्वर्टिंग पर, नॉन इन्वर्टिंग पर ये आया। और इन्वर्टिंग वाले पर हमारा क्या आया था, वी आउटपुट आया था माइनस RF बटे R1 इंटू वी इन, ये हमारा क्या आया था, ये वोल्टेज आया था। ओके, ये किस पे आया था, इन्वर्टिंग पर आया था। तो हमने क्या किया, इस पे हमारा जो ओप एम्प है उसका हमने बेसिक क्या क्या सीखा कि जब हम नॉन इन्वर्ट, पहले तो हमारा उसका क्या था, जो आउटपुट था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जा रहा था, इसीलिए हमने क्या किया, उसमें निगेटिव फीडबैक लगाया, जिससे बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज करे, उसमें कुछ लीनियरिटी आ जाए, उसके ग्राफ में जो नॉन लीनियरिटी थी उसे हम लीनियरिटी में कन्वर्ट करने के लिए फीडबैक लगाएं। तो इससे क्या हुआ, आउटपुट ये आया है। अब इस आउटपुट जो आया इस पर हम बाइनरी मान रख के देखेंगे कि ये लीनियरिटी में कन्वर्ट हुआ कि नहीं। तो बाइनरी मान रखने से पहले हम क्या करेंगे, इसे DAC बनाएंगे, क्या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर बनाएंगे, उसके बाद उसमें बाइनरी इनपुट रख कर चेक करेंगे। ओके, तो अभी हम क्या हुआ, हमारा जो आउटपुट प्राप्त हुआ है, अब इसका आउटपुट प्राप्त हो गया। एक बार हमने क्या किया, नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग दोनों पे लगाया और वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन भी जाना इसमें ओप एम्प का। तो इस प्रकार से अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे DAC। तो DAC जो हमारा होता है, DAC दो प्रकार से बनता है, किससे, दो प्रकार से बनता है। एक बाइनरी बेट रजिस्टर रहता है, बाइनरी बेट रजिस्टर टाइप DAC, और एक होता है R2R लैडर, ये 2 लिखा हुआ है, R2R लैडर टाइप DAC। तो हम क्या करेंगे, R2R लैडर टाइप DAC नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर आपको बताएंगे बाइनरी बेटेड टाइप DAC। तो बाइनरी बेटेड टाइप DAC क्या होता है, बाइनरी बेटेड से आप समझ गए होंगे कि इसमें जो इनपुट रहेगा उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, बाइनरी बेट रेजिस्टेंस टाइप DAC। तो इसमें क्या रहेगा, इसका जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा वो बाइनरी के बेट जैसा बनाया जाएगा। तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए हम बनाते हैं बाइनरी बेट टाइप या DAC। तो ये हमारा निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर निगेटिव वाले इनपुट पर क्या करेंगे, वोल्टेज देंगे और फीडबैक भी लगा देंगे, क्योंकि हमने फीडबैक लगाकर इसका लीनियरिटी बढ़ाया। अभी हम दिखाएंगे कैसे लीनियरिटी बढ़ गई है। तो लीनियरिटी बढ़ जाने से क्या होता है, प्रत्येक जो हमारा इनपुट रहेगा उस पर आउटपुट आने लगेगा, कि ना कि कुछ ही इनपुट पर आएगा। तो जैसे हमारा क्या हो जाएगा, ये वी आउट हो गया, ये हमारा RF हो गया। RF के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम बाइनरी रेजिस्टेंस लगाएंगे, मतलब ये जो हमने अभी आपको पीछे बताया था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब रेजिस्टेंस का हम नाम रख देंगे, ये हमारा क्या रहेगा, B0 रहेगा, ये B1 रहेगा, ये B2 रहेगा, ये B3 रहेगा। ओके, अब ये जो हमारा नाम हो गया है B0, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो बाइनरी बेटेड का मतलब है, जैसे हमने बाइनरी का 4 डिजिट लिया, तो 4 डिजिट में इसका बेट कितना रहता है, 1, इसका 2, इसका 4, इसका 8 रहता है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, इसका 8R लिख देंगे, इसका 2R लिख देंगे, इसका 4R, इसका 2R, इसका R। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया। इसे हम LSB मानेंगे, सबसे नीचे वाले को इसे MSB मानेंगे। ये क्या हो गया, हमारा बिट हो गया। अब इस पर जब हम ऐसे बाइनरी बिट अप्लाई करेंगे, 4, ये हमारा क्या है, 4 इनपुट का है। तो हम 4 इनपुट का जब बाइनरी बिट अप्लाई करेंगे 0 0 1, ये भी हम जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आउटपुट क्या आ रहा है। तो वो जो आउटपुट आएगा वो एनालॉग आउटपुट रहेगा। तो यहाँ पर जब हम ये अप्लाई करेंगे तो आउटपुट क्या आ रहा है, तो इसको अप्लाई करने से पहले हम एक फार्मूला बनाते हैं, जिससे क्या होगा कि हम कोई भी बिट ऐसे रखते जाएंगे तो फार्मूले से फटाफट आउटपुट आता रहेगा। तो उसके लिए हम फार्मूला बनाने के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाएंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम, जो कि क्या कहता है, सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि हमारा जितने रेजिस्टेंस है उसके अलग अलग रेजिस्टेंस का मतलब क्या करिए, आउटपुट निकाल लीजिए। मतलब यहाँ पर मानिए एक ही ये रेजिस्टेंस एक है और बाकी 3 को हटा दीजिए, उसका आउटपुट निकाल लीजिए। फिर इसको मानिए कि एक ही है, बाकी तीनों को हटाकर इस पर वोल्टेज अप्लाई करके आप आउटपुट निकाल लीजिए। मतलब अलग अलग रेजिस्टेंस का आप आउटपुट निकालिए, बाकी सभी को एक साथ ऐड कर दीजिए, वही आउटपुट हो जाएगा मेन आउटपुट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मानते हैं इस रेजिस्टेंस के लिए आउटपुट क्या रहेगा। तो इस रेजिस्टेंस का आउटपुट हम कैसे दिखाएंगे, इस रेजिस्टेंस के लिए आउटपुट हम यही फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ये इन्वर्टिंग इनपुट पर हमने वोल्टेज दिया है, इन्वर्टिंग इनपुट पर। तो इस इन्वर्टिंग इनपुट के लिए हमारा क्या फार्मूला था, वी आउट का माइनस RF बटे
R1 भी इन ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यही फार्मूला लगा लगा कर आउटपुट निकालेंगे। तो इसके लिए भी आउट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है 8R वाला, उसके लिए हम भी आउट निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, -RF/R1 का मतलब क्या है 8R, और भी इन क्या रहेगा, यहाँ पर भी इन मतलब हमने जीरो अप्लाई, B0 अप्लाई किया। B0 क्या हमारा एक, जैसे B0 एक रहेगा बाइनरी बिट, B0 रहेगा क्या बाइनरी बिट जैसे हमने अगर 1 अप्लाई किया B0 का मान 1 अप्लाई किया, लेकिन ये हमारा यहाँ पर वोल्टेज थोड़ी ना है, ये 1 क्या है कि रिप्रेजेंटेशन है, किसका रिप्रेजेंटेशन है, हमारे बाइनरी का, कि मतलब इसमें उसका वोल्टेज का लेवल क्या है। जैसे हमारा ये रिप्रेजेंटेशन है हाई लेवल का, मतलब क्या है कि हाई वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन है, और हमारा जो जीरो रहता है वो जीरो रहता है किसका, लो वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन। मतलब इसमें जो 1 है, अगर हम B0 मतलब भी इन ज्ञात करना, क्या लिख देंगे, B0 गुणे भी रेफरेंस क्या है, मतलब ये हाई वाला वोल्टेज कितना है वही भी रेफरेंस माना गया है। हाई वाला वोल्टेज अगर मान लीजिए 5 वोल्ट है, यहाँ पर 5 लिखेंगे, और ये हमारा B0 क्या रहेगा, अगर 1 है तो हमारा क्या आ जाएगा, भी इन 5 वोल्ट आ जाएगा। अगर हमारा B0 क्या होता है, जीरो होता है, जीरो मतलब इसका इनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर जीरो होता है, तो हमारा 5 वोल्ट क्या आ जाता है, 0 वोल्ट आ जाता। मतलब भी इन हमारा क्या है, यहाँ पर प्राप्त होगा B0 गुणे रेफरेंस, हम इसे इतना लिख सकते हैं भी इनको ओके। रेफरेंस क्या रहेगा, एक वोल्टेज रहेगा रेफरेंस वोल्टेज, जो कि हमारा बाइनरी के लिए 5 वोल्ट होता है। हाई वोल्टेज रेफरेंस क्या होता है, 5 वोल्ट होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे लिख देंगे। अभी हमारा क्या हो गया, 8R रजिस्टेंस के लिए हो गया, हम 4R रजिस्टेंस के लिए आउटपुट निकालेंगे। इसके लिए हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, -RF/4R इंटू B1 गुणे भी रेफरेंस। उसके बाद हमारा जो भी आउट आएगा नेक्स्ट वाले रेजिस्टेंस के लिए, नेक्स्ट वाला रेजिस्टेंस क्या रहेगा, B1 B2 भी रेफरेंस। फिर हमारा नेक्स्ट वाले रेजिस्टेंस के लिए क्या रहेगा, -RF/R, और ये क्या रहेगा, B3 गुणे भी रेफरेंस। अब हम क्या करेंगे, सभी को ऐड कर लेंगे। सभी को ऐड करने में देखते हैं कॉमन क्या है, इसमें क्या रहेगा, भी रेफरेंस, RF और R क्या है, ये सब कॉमन है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तुरंत हम क्या करेंगे, भी वाला सभी को ऐड करने के लिए हम मेन मान लेते हैं, मेन वाला वोल्टेज क्या है। इसके लिए हम कॉमन क्या लेंगे, भी RF बटे 8R इंटू भी रेफरेंस। इतना क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे सभी से। जब हमने इतना कॉमन किया तो ये ऊपर वाले में क्या बचेगा, ये हमने क्या किया, ऊपर वाले में से इतना और इतना पूरा कॉमन ले लिया माइनस के साथ, तो बचा क्या, B1 क्या बचा, सॉरी B0 बचा, क्या बचा B0, और प्लस इसमें क्या बचेगा, हमने 8R कॉमन लिया, तो यहाँ पर 8R कॉमन लेने का मतलब यहाँ पर 2B1 बचेगा। क्या बचेगा, 2B1 बचेगा। और यहाँ पर हमने क्या किया, 8R कॉमन लिया है, तो यहाँ पर 8R कॉमन लेने का मतलब यहाँ 4B1 बचेगा। जब 4 यहाँ पर रहेगा तो जैसे ही 8R का गुणा होगा तुरंत 4 दूना 8 कट के 2 बच जाएगा ओके। तो यहाँ पर 4B2 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस 8B3 बचेगा ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, मेन फार्मूला आ गया। भी आउटपुट जो हमारा ओरिजिनल प्राप्त होगा उसका क्या फार्मूला आ गया, -RF/8R, यहाँ पर R लिखने को भूल गए। और ये हमारा क्या रहेगा, भी रेफरेंस, ये क्या आ जाएगा, B0 प्लस 2B1 प्लस 4B2 प्लस 8B3। अब इस मेन फार्मूले पर हम क्या करेंगे, बाइनरी इनपुट रख कर देखेंगे। बाइनरी 4 डिजिट का हमने बाइनरी इनपुट लिया है, तो इसके लिए हम सबसे पहले 0 0 0 का रख के आउटपुट देखेंगे, एनालॉग आउटपुट। फिर 0 0 1 का रख के एनालॉग आउटपुट देखेंगे। फिर 0 0 1 0 का एनालॉग आउटपुट देखेंगे। फिर क्या करेंगे, 0 0 1 1 का एनालॉग आउटपुट देखेंगे। ऐसे हम क्या करेंगे, 16 तक जाएगा, मतलब 15 तक जाएगा, तो इसका हम क्या करेंगे, 15 का भी आउटपुट देखेंगे। इस प्रकार से मतलब इतना जो रहेगा हमारा 0 से लेकर 15 तक सभी का आउटपुट जब निकालेंगे तो इस आउटपुट में क्या रहेगा, थोड़ा सा इंटरचेंज रहेगा। क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। इस डिफरेंस से हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस का यूज करके हम पता कर लेंगे कि हमारा जो आउटपुट आया वो एनालॉग है कि नहीं, लीनियर है कि नहीं। लीनियर रहेगा तो मतलब प्रत्येक एक इनपुट पर क्या रहेगा, आउटपुट चेंज होता रहेगा। तो अगर हमारे 15 इनपुट जो अप्लाई किए जाएंगे उसमें क्या रहेंगे, 15 इनपुट में भी सभी आउटपुट क्या रहेंगे, चेंज आएंगे। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, माना जाएगा कि हमारा आउटपुट जो है वो हमारा चेंज हो रहा है। इससे मतलब पता चल जाएगा कि लीनियर हो गया है ओके।
तो क्या करेंगे कि हम यहाँ पर प्रत्येक बाइनरी इनपुट लगा लगा कर क्या करेंगे, आउटपुट पता करेंगे। तो ये बाइनरी इनपुट हम कहाँ पर देते हैं, इसी रजिस्टेंस पर देते हैं। पहला हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 0 0 0 अप्लाई करेंगे, सभी चारों पर इनपुट पर 0 0 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आउटपुट चेक करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 0 0 0 0 0 1 अप्लाई करेंगे, फिर 0 0 1 अप्लाई करेंगे, तब फिर आउटपुट चेक करेंगे। फिर क्या करेंगे, अब की बार इसे 1 करके इसे 0 कर देंगे, फिर आउटपुट चेक करेंगे। ऐसे फिर दोनों को 1 करके चेक करेंगे, मतलब 15 बार क्या करेंगे, आउटपुट चेक करेंगे। तो 16 डिजिट का मतलब 16 कॉम्बिनेशन बनता है ना 4 बाइनरी डिजिट से। तो हम क्या करेंगे, 16 कॉम्बिनेशन जितने रहेंगे सभी पर आउटपुट चेक करेंगे। और आउटपुट अगर हमारे प्रत्येक इनपुट पर चेंज आ रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इससे हम जान जाएंगे कि क्या हमारा जो आउटपुट है वो लीनियर हो गया। लीनियर होने का मतलब प्रत्येक इनपुट पर आउटपुट चेंज आ रहा है। और एनालॉग यही कहता है कि हमारे क्या होते हैं, एनालॉग जो होता है, एनालॉग सिग्नल होता है वो प्रत्येक टाइम पर क्या रहता है, उसमें आउटपुट उसका चेंज रहता है। ये हमारा क्या हुआ, फार्मूला आ गया है। अभी हम नॉन इन्वर्टिंग वाले पर रख कर क्या किए हैं, इस फार्मूले को निकालने हैं। हम एक क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं हम एग्जाम्पल, उससे क्या करेंगे, आउटपुट चेक करेंगे। तो एग्जाम्पल में हमारा क्या रहेगा, ये हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव फीडबैक लगा दिए हैं। ये हमारा निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। और यहाँ पर क्या करेंगे, ये पॉजिटिव वाले को हमने ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड करने के साथ ये हमारा क्या रहेगा, 1 किलो ओम का क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाइनरी वेट लगाएंगे, बाइनरी वेटेड रजिस्टर सभी। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये बाइनरी वेटेड रेजिस्टेंस हो गया। अब इस रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, B0 B1 B2 B3 का नाम दे दिए हैं। और यहाँ पर रहेगा 8 किलो ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर रहेगा 4 किलो ओम का रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर हम किलो लिख दे रहे हैं, बाकी आप रेजिस्टेंस समझ जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर रहेगा 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ पर 1 किलो हो गया। अब भई आउट हमें क्या करना है, चेक करना है वोल्टेज में। तो हम क्या करेंगे, अब इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम इस इनपुट पर क्या करेंगे, सभी पर 0 0 अप्लाई करेंगे। जब 0 0 अप्लाई करेंगे तो हमारा फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ये ऊपर वाला, ये मेन फार्मूला। भी रेफरेंस, ये मतलब फीडबैक रेजिस्टेंस क्या है, 1 किलो ओम है। फीडबैक रेजिस्टेंस क्या है, 1 किलो ओम है। और यहाँ पर जो हमारा 8R है, अब की बार 8 किलो ओम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो R लिखा गया है। और भी रेफरेंस हमने क्या बताया है, 5 वोल्ट होता है। बाइनरी डिजिट के लिए कितना होता है, भी रेफरेंस 5 वोल्ट होता है हमेशा के लिए। तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे। उसके बाद इसका हम जो बाइनरी रखेंगे, पहली बार में 0 0 0, तो इसको 0 0 0 0 तीनों कर देंगे। जब इसका मान बढ़ाएंगे तो ऐसे रखते चले जाएंगे। ओके, तो हम मान लेते हैं पहले बाइनरी डिजिट क्या रखेंगे, 0 0 0। तो जब 0 0 रखेंगे तो भी आउट क्या आ जाएगा, इस फार्मूले में देखिए रेफरेंस का मान 1, और इस रजिस्टेंस का मान क्या रहेगा, रजिस्टेंस का मान हमारा रहेगा यहाँ पर 8R है ना, तो 8 किलो ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 किलो ओम। जबकि ये भी किलो है, ये भी किलो है, किलो ओम है, तो कोई मतलब नहीं निकलने वाला है किलो लिखने से, वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और भी रेफरेंस कितना है, 5 वोल्ट। और जबकि यहाँ पर हमारा निगेटिव साइन भी है, ये हम यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद B0 का मान 0 +2 B1, फिर ये हमारा क्या है, B0 है, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है। ये फिर क्या हो जाएगा, B1 का मान 0। ऐसे मतलब सभी में 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 पूरा हो जाएगा। और फिर 0 का गुणा जब इतने आगे में होगा तो भी आउट क्या आ जाएगा, 0 आ गया। मतलब इसके लिए जो एनालॉग आउटपुट प्राप्त हुआ क्या हो गया, 0। एनालॉग आउटपुट क्या प्राप्त हुआ, 0। अब हम क्या करेंगे, अब बाइनरी बिट दूसरा अप्लाई करेंगे, 0 0 1। ये क्या है, B0 B1 B2 B3। अब फिर जब इसे अप्लाई करेंगे तो भी आउट क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा भी रेफरेंस कितना है, 1 किलो ओम। अब ये हमारा 8 किलो ओम है ही, इसे हम और क्या करेंगे, भी रेफरेंस 5। इतना तो हमारा क्या है, कॉमन है सभी में, और ये चेंज भी नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, बस यही बाइनरी वेट। तो इसको हम क्या करेंगे, B0 का मान 1 रखें इसी फार्मूले में। फार्मूला यहाँ पर आप देखिए ऊपर है, B0 का मान हमने 1 रखा, 2 इस पर मान रखेंगे। B0 का मान हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए B0 का मान हमने 1 रख दिया। बाकी जब हम B1 का मान 0, B2 का मान 0, B3 का मान 0 रखते हैं तो सभी 0 हो जाएंगे। इसे क्या हो जाएगा, प्लस में 0 हो जाएगा, -5/8 आ जाएगा। ओके, ये 1 का गुणा यहाँ पर होगा, तो -5/8 क्या हो जाएगा, -0.625 हो जाएगा। ओके, भी आउट क्या आ गया, डेसिमल 1 के लिए क्या आ गया, डेसिमल 1 के लिए एनालॉग आउटपुट जितना आ गया। फिर जो हमारा और नेक्स्ट वाला क्या रहेगा, आउटपुट रहेगा
हम बाइनरी इनपुट लगाएंगे। नेक्स्ट वाला बाइनरी इनपुट क्या लगाएंगे, 0 0 1 0 लगाएंगे, ये जो डेसिमल 2 के बराबर है। तो इसके लिए क्या होगा, हमारा भी आउटपुट चेक करेंगे, तो इसके लिए -1 × 5/8। अब अंदर में इसे क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अंदर में आपकी क्या है, B0 वाला 0 है, ये 0 हो गया। 2B1 वाला क्या है, 1 है, और बाकी सभी 0 हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमने 0 कर दिया। ये क्या हो गया, -5/8, और ये हमारा क्या रहेगा, ये 2 आएगा गुणे में, तो 2 दूनी 4, मतलब क्या हो गया -5/4, जो कि हम क्या करेंगे, जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा -1.250। मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक, देखिए बाइनरी इनपुट जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ये बाइनरी इनपुट के लिए एनालॉग आउटपुट प्राप्त हुआ। ये बाइनरी इनपुट के लिए ये वाला एनालॉग आउटपुट प्राप्त हुआ, जो कि कुछ चेंज था। और इस बाइनरी इनपुट के लिए कौन सा एनालॉग आउटपुट प्राप्त हुआ, ये वाला, ये भी चेंज था। इस बाइनरी इनपुट के लिए जो एनालॉग आउटपुट प्राप्त किए क्या, 0, वो भी क्या था, चेंज था। इस प्रकार से पता चल रहा है कि प्रत्येक बाइनरी इनपुट के लिए प्रत्येक आउटपुट जो प्राप्त हो रहा है एनालॉग वाला, वो चेंज आ रहा है। इससे हमारा क्या हो गया, ये बाइनरी वेटेड रजिस्टर हो गया। एनालॉग आउटपुट भी मिल रहा है, एनालॉग आउटपुट मिलने के साथ इसमें लीनियरिटी भी आ गई है। ओप एम्प में लीनियरिटी क्या आ गई, फीडबैक रेजिस्टेंस लगाने से लीनियरिटी आ गई है। तो इस प्रकार से हम क्या बनाते हैं, बाइनरी वेटेड रजिस्टर। इसका एक ड्रॉबैक होता है कि अगर हम जैसे अभी 4 बिट का लिए, वैसे अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 12 बिट का अगर बनाना पड़े क्या, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, तो क्या हो जाएगा कि इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहाँ पर जो ये रहेगा 8 किलो ओम, ये तब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 500 कुछ हो जाएगा, या 1 मेगा ओम, 1 किलो ओम का हो जाएगा, 1 मेगा ओम का हो जाएगा, 1 मेगा ओम का हो जाएगा B0 का रेजिस्टेंस। उसके बाद ऐसे ऐसे घटते जाएगा। तो ये प्रकार से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस अधिक होने से इसकी कैलकुलेशन अधिक हो जाती है, कैलकुलेशन अधिक होने से इसकी मतलब कंप्यूटर के अंदर जटिलता अधिक हो जाएगी, जिससे क्या करेगा, हमारा ज़्यादा ही एक्सटर्नल स्टोरेज लेगा, इसीलिए ड्रॉबैक हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, R2R लैडर का यूज करके हम R2R लैडर का यूज करके डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर बनाते हैं। ओके, तो ये ड्रॉबैक हो जाता है, इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको R2R लैडर बना के दिखाएंगे। और इसमें क्या होगा, कभी हम 0 0 से लेकर पूरा कहाँ तक 1 1 1 पूरा क्या करेंगे, इसका हम एक चार्ट आपको दिखाएंगे, जिसमें सभी का इस बाइनरी इनपुट का क्या लिखा रहेगा, एनालॉग आउटपुट लिखा रहेगा, सभी का लिखा रहेगा आउटपुट। तो ये क्या होगा, पहले 0, उसके बाद जो आउटपुट रहेगा वो इस प्रकार से सभी बाइनरी इनपुट का आउटपुट, एनालॉग आउटपुट निकाल के लिखा रहेगा। ओके, तो ये हमारा क्या है, इस प्रकार से ये आपको चार्ट दिख रहा है। और इस चार्ट में क्या करना है, ये देख लीजिए, प्रत्येक इनपुट के लिए क्या किया गया है, एक अलग आउटपुट, एनालॉग आउटपुट प्राप्त हुआ है। ये आउटपुट अलग हमेशा चेंज हुआ है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको R2R लैडर के साथ।